लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टेम्पलेट बनाया था। उस टेम्पलेट के अंदर में हम लोगों ने रियल स्टेट के लिए काम किया था, जो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, उससे पहले प्रीवियस वाला पार्ट जरूर कर लेना, क्योंकि वो कर अगर आप लेंगे लोगों ने नहीं किया ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग W3 लेआउट से कैसे डाउनलोड करेंगे, एंड डाउनलोड करने के बाद हमने ये देखा था कि डाउनलोड करने के बाद हम लोग उसको ASP.NET में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन के बाद हमने ये देखा था कि उसको कैसे ASPX में मास्टर पेज के थ्रू हम कैसे क्रिएट करेंगे, एंड कंटेंट पेजेस हम कैसे डेवलप करेंगे। तो नियर अबाउट हमने वो सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे। तो ये मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। जैसे एक लेआउट है, इस लेआउट के अंदर में मुझे, चलो ये पेज मैंने बने हुए हैं, कुछ पेजेस हमने बनाए हुए थे जैसे, तो ये पेजेस हमारे HTML के पेज है, ये वाला नहीं, हमने इसको ASPX में कन्वर्ट कर लिया था। अगर मुझे सपोज कर रिकॉर्डिंग लो, का। हाँ, हाँ, अगर हम सपोज कर लो इसका लेआउट जो है, मतलब ये तो मुझे चाहिए चाहिए, साथ में मैं चाहता हूँ कि मेरा एक लॉगिन करने के एक अट्रैक्टिव सा थीम मुझे मिले। अब तो वो तो दूसरा थीम है, अब उसके साथ CSS अलग होगा, है ना, उसके जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग होगी। तो हम उसको इसके साथ कैसे मर्ज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, और इसके साथ में मर्ज करके हम एक लॉगिन का इन्वायरमेंट, क्रिएट यूजर का इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। अगर टाइम हो लग जाएगा, आज का हो पाए अगर, तो मैं उन दोनों की कनेक्टिविटी भी आपको बताता हूँ डेटाबेस ऑपरेशन में। तो फर्स्टली क्या करना है, आपको कुछ थीम देखने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, W3 लेआउट्स पे आप जाके वहाँ से आप ले सकते हैं। अब मैंने सपोज कर लो, मैंने W3 लेआउट यहाँ ओपन कर लिया। आपको फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, आप चाहो तो यहाँ से परचेज भी कर सकते हो। तो फर्स्टली आप यहाँ पे जाएं, और जाने के बाद आप यहाँ पे लिखें लॉगिन पेज। ठीक है, जैसे आप लॉगिन पेज लिख के आप करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मतलब यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो कहीं और भी आपको मिल जाता है। बना भी गूगल पे सकते आप, हैं। हाँ, बना भी सकते हो। बट क्या है ना, चीज़ों को उतना ज़्यादा मेहनत करके बनाओगे डिजाइनिंग में, फिर बाद में डेवलपमेंट में तुम्हें मेहनत करनी ही करनी है ना। तो सपोज कर लो कि मुझे ये वाला थीम अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो किसी को भी आप ले सकते हो, किसी को भी लेके आप बना सकते हैं। सपोज कि मैंने ये ले लिया। अब जैसे मैंने इसको लिया तो इसको भी मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये परचेजिंग में 400 रुपीज़ का दिखा रहा है, बट फ्री डाउनलोड का टैग भी यहाँ पे आ रहा है। तो आप फ्री में जाके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपको फॉलो का ऑप्शन आता है, आप फॉलो करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, तो मैं यहाँ से फोल्डर में चला जाता हूँ। ये मेरे पास में है, मैंने इसको स्ट्रैक किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको मैं स्ट्रैक कर लेता हूँ। यहाँ पे स्ट्रैक का ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रैक ऑल। मैंने वो स्ट्रैक कर लिया। मेरे पास एक फोल्डर मिल गया, हमें एक फोल्डर आ गया। इस फोल्डर के अंदर मैं इसको एग्जीक्यूट करके पहले देख लेता हूँ। ये मेरा एक लाइसेंस फाइल है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और इंडेक्स वाले पे आप डबल क्लिक करो। इंडेक्स का जो आपका पेज है, जो आपका लॉगिन के अकॉर्डिंगली था, वो आपने ओपन करके पहले चेक कर लिया कि हाँ, आपने जो रिसोर्सेज डाउनलोड करी है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। समटाइम्स लाइक आपने डाउनलोड किया, कुछ हो सकता है डाउनलोडिंग के साइड से प्रॉब्लम हो, सर्वर के साथ में प्रॉब्लम हो, तो इट विल फायर सम एरर्स, योर डिजाइनिंग इज नॉट अकॉर्डिंगली लाइक दैट। ऑन दैट टाइम यू हैव सम प्रॉब्लम्स। तो आप इतना सारा काम करने के बाद एंड में सोचोगे अरे यार, ये आउटपुट ऐसा क्यों नहीं आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ कि आपने जो लेआउट आपने डाउनलोड किया वो प्रॉपर नहीं हो पाया। तो अभी को हमने यहाँ पे इसे रन कराया है, मेरे पास लेआउट आ गया है। मेरे पास में लॉगिन विथ ये मुझे नहीं चाहिए था, इसको मैं हटा सकता हूँ। ये लॉगिन का पेज है, यहाँ पे क्रिएट न्यू असाइन का ऑप्शन आ रहा है, ये हम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा HTML का पेज है। मैं इसी थीम को चाहता हूँ अपने साथ में जोड़ना, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं पहले। अब देखो इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरे वहाँ पे पेजेस थे, उसमें कई सारे पेजेस ऐसे फोल्डर्स हैं जो कि सेम है। आपको याद होगा यस्टरडे, जब लास्ट क्लास में जो हमने डाउनलोड किया था, जो मैंने थीम डाउनलोड किया था, उसके अंदर में भी CSS और इमेजेस के फोल्डर थे। अब यहाँ भी है। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप यहाँ के फोल्डर का नाम रीनेम करोगे। अब रीनेम अगर यहाँ पे करते हो तो आपको कोडिंग में भी बहुत सारे पे चेंजेस करनी पड़ेंगी। आप चाहते हो कि नाम ना चेंज करे और इमेजेस के स्टाइल को चेंज कर दे। जैसे यहाँ पे CSS में गए, style.css के नाम से फाइल है, style.css के नाम से फाइल है। और यहाँ पे इमेजेस पे जाते हो तो अब इमेजेस में आपके पास में एक ही इमेजेस है ना। तो अब यहाँ पे जो इमेज है इसका नाम क्या है, बैनर है। और यहाँ पे जो फाइल है मेरे पास CSS में, उसका नाम है style.css, राइट।
और आपके पास एक पेज है, इस पेज का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे आप इंडेक्स है, इंडेक्स ऑलरेडी मेरे पास में है, हम चाहते हैं इसकी जगह पे लॉगिन का रखना तो भी हम रख सकते हैं, राइट। अब इनको आपको वहां पे इसके साथ में कंबाइन करना है, तो फॉर दैट आई जस्ट फाइंड आउट द फोल्डर नेम which one we have. I have css file folder. In css file already we have the style.css. मेरे पास तो स्टाइल का है ना, तो मुझे क्या करना होगा, अब तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो उसका नाम चेंज करके इसमें डाल दूं, फिर अंदर चेंज करना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस फाइल को अगर रिप्लेस करूंगा तो एग्जिस्टिंग जो डिजाइन है उसका जो सीएसएस का स्टाइल है वो अलग हो जाएगा, तो हमें कुछ ना कुछ तो चेंज करने पड़ेंगे। और इमेजेस की अगर हम बात करते हैं तो इमेजेस के अंदर में बैनर के नाम से यहाँ पे देखो कोई इमेज नहीं है फिलहाल, है इसमें बैनर, तो उसका नाम मैं बैनर 1 रख सकता हूँ, तो वहाँ तो चेंज कोई पाए है ना, कुछ भी हम चेंज तो करना पड़ेगा ना, उस चीज को देखना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस है और एक सीएसएस है, अब यहाँ देखो इमेजेस और सीएसएस है, राइट, तो इमेजेस सीएसएस तो देने पड़ेंगे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे स्टाइल का नाम जो है हम स्टाइल 1 रख लेते हैं यहाँ के लिए, ठीक है। सेम आपको अगर थीम लेना है, यूज करना है, तो आपने क्या कर दिया, इसका नाम रख लिया स्टाइल 1, ठीक है। इसको आपने स्टाइल 1 को कॉपी किया। अब आपको क्या करना है, पहले क्या था कि हम डायरेक्टली फोल्डर को उठा के वहां पेस्ट करते थे, अब यहाँ पे फोल्डर उठाना नहीं है, फाइल उठा के आपको यहाँ से आपको सिर्फ फाइल को कॉपी करनी है, कौन सी, जो आपने स्टाइल 1 किया, इसकी जगह कुछ भी रख सकते हो, स्टाइल्स रख सकते हो, जो आपने लॉगिन स्टाइल रखना है, मान लो आप पर्टिकुलर उस पेज का नाम देना चाहते हो, लिख सकते हो लॉगिन 1, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया style1.css के नाम से, और वापस में चला गया, हम जाते हैं किसमें, लाइक अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर में, और यहाँ पे देखो आपके पास CSS के नाम से है, इस पे राइट क्लिक करते हो और यहाँ पे आप पेस्ट कर देते हो उसको। तो आपके पास में वी हैव टू सी लाइक वी हैव 5 CSS फाइल, एंड पहला जो CSS है वो स्टाइल के नाम से है और दूसरा है स्टाइल 1। इफ यू वांट टू चेंज लाइक लॉगिन स्टाइल रखना चाहते हो तो आप रख लो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आप उसको स्टाइल, है ना, आप रख सकते हो उसको लॉगिन स्टाइल के नाम से। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे स्टाइल लॉगिन, ठीक, स्टाइल लॉगिन के नाम से आपने इसको सेव कर दिया यहाँ पे। एंड सेकेंड वन, जो मुझे इमेजेस चाहिए थी, वो इमेजेस मैंने ले लिया यहाँ से, अगेन राइट क्लिक करते हैं, मतलब बैक जाते हैं, इमेजेस पे जाते हैं, और ये मेरा है बैनर इमेजेस, तो लॉगिन बैनर कर देता हूँ मैं इसका नाम, ठीक है, लॉगिन बैनर। तो लॉगिन बैनर को भी मैं यहाँ से कॉपी करते हैं हम लोग, और कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं अपने स्टाइल में, और अपने सॉल्यूशन में, और यहाँ पे जाके इमेजेस पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ इमेजेस में ही सारे मेरे इमेजेस रहें, तो इमेजेस में लाके मैं पेस्ट कर सकता हूँ। या आप चाहो तो अलग से फोल्डर बना लो, किसका, इमेज, लॉगिन इमेज के नाम से, और उसमें आप इसको रख सकते हो, उसका लोकेशन आप दे सकते हो, ठीक है। ये करना बेटर रहेगा, क्योंकि देखो ज़्यादा फोल्डर क्रिएट करना भी अच्छा नहीं है, बिकॉज आपके ट्रैफिक को ना कहीं पे आपके एप्लीकेशन को लेंदी बनाता है। तो ट्राई टू मेक समथिंग लाइक इजी, सो दैट आवर पेजेस विल गेट द रिसोर्सेस ईजली, है ना। उसको तो रिसोर्सेस चाहिए ना, जितना ज़्यादा लंबा टैग रहेगा, जितना तुम लंबा डायरेक्टरी रहेगी तुम्हारी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उसको रिसोर्सेस को कैच करने में, राइट। ये तो तुमने कर लिया। पेजेस तुम्हें चाहिए, अब पेज तो तुम्हारे पास इंडेक्स के नाम से ऑलरेडी है एक, तो मैं इसको यहाँ पे इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पे लेता हूँ लॉगिन फिलहाल के लिए, ठीक है। लॉगिन के नाम से मैंने इसका नाम चेंज कर लिया, और इसको मैं यहाँ से अब क्या करता हूँ, कॉपी, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद अपने इस पे रिसोर्सेज पे, जहाँ आपका रिसोर्स है, डायरेक्टली आपका रियल स्टेट पे राइट क्लिक करें, या कि सोल्यूशन वाले पे ऊपर जाके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, तो क्या होगा कि तुम्हारा जो पेज है वो इसके अंदर में आ जाएगा। वो जस्ट एक स्टाइल है, बता रहा है तुम्हारा कि व्हाट इज दिस, एंड इसके अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस करने हैं। तो ये आपके पास में एक लॉगिन का पेज है, ये लॉगिन का पेज तुम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, लॉगिन का पेज तुमने यहाँ पे ले लिया है, और इस लॉगिन के पेज के ऊपर में तुम्हें क्या करना है, जस्ट होल्ड ऑन, अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, जस्ट, तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि जो तुम्हारे पेजेस हैं यहाँ पे, लॉगिन वाला जो पेज है, इसको वो सब जितने भी रिसोर्सेस हैं इसको एक बार में क्लोज कर दो, क्लोज ऑल कर दो। क्लोज ऑल हो गया, होने के बाद यहाँ पे देखो तुम्हारे पास में, क्लोज होने के बाद तुम्हारे पास में क्या आएगा, जस्ट इसको म्यूट कर दो। नाउ
अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, जो मेरे पास में पेज है, इस पेज का नाम क्या है, लॉगिन। ये लॉगिन का पेज आपके पास ये आ गया। इस लॉगिन के पेज में जो ऊपर के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ये अननेसेसरी हैं, इसे आप यहाँ से डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आप जो है यहाँ पे जो है ये तुम्हारे पास में रिसोर्सेस है, इसको आप पूरा का पूरा कॉपी करो। जस्ट कॉपी इट, है ना। और कॉपी करने के बाद आप पहले एक डायनामिक पेज बना लो, राइट। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाता हूँ और ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ। ऐड न्यू आइटम के अंदर में हम लोग यहाँ पे एक वेब फॉर्म लेते हैं। वेब फॉर्म का नाम मैं देता हूँ लॉगिन, ठीक। login.asp हो जाएगा डायरेक्टली ये, और मैं इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद ये जो सबसे पहला वाला लाइन है इसको हम रहने देते हैं, इसको हम कहते हैं पेज डायरेक्टिव। उसके बाद जितने भी लाइंस आ रही हैं HTML की उसको डिलीट करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद तुम्हारा नहीं चलेगा और सेम आउटपुट नहीं आएगा तुम्हारा, ना ही उसका आएगा ना इसका आएगा। रीजन बिहाइंड इट कि तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस है, तो जो तुमने यहाँ पे स्टाइल कॉल किया है उसके नाम तुमने चेंज कर दिया है। अब स्टाइल का नाम जो है तुम्हारा वो ये है, स्टाइल का नाम दिस इज द स्टाइल लॉगिन .css। तो उसके हिसाब से इसके कंटेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। अब इस पे आओ, देखो कहाँ कहाँ पे तुमने CSS को हमने कॉल किया है। देखो हमने CSS यहाँ पे कॉल किया है, इसको हम लोग यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार क्लिक करेंगे। कंट्रोल स्पेस बार ऑटोमेटिकली आपका ड्राइव ओपन हो जाएगा। इस ड्राइव के अंदर जाके आप डायरेक्टली लोकेट कर सकते हो उस फोल्डर को, और वहां से आप डायरेक्टली फाइल को पिक कर सकते हो। जैसे मैंने इसको पिक कर लिया। एंड इफ यू हैव लाइक प्रॉपर एड्रेस यू कैन कॉपी इट एंड पेस्ट देयर, ठीक है। ये तो तुमने कर दिया। यहाँ से ये वाला ऑनलाइन रिसोर्स कॉल हो रहा है, यहाँ मुझे जरूरत नहीं है करने की, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। देखो और कहाँ कहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी। बैनर के इमेजेस भी हमने लगाया था, राइट। बैनर का इमेजेस लगाया था। मैं कंट्रोल F करते हैं, सबसे अच्छा तरीका है। बैनर करके आप यहाँ पे सर्च करें कि बैनर के नाम से कुछ है क्या। बैनर का जो इमेज है वो CSS में लगा होगा। कभी कभी जो है ना CSS के अंदर में जो CSS हमारी फाइल है ना उसके अंदर हमने लगाई होगी। तो देखो यहाँ पे बैनर इमेज के नाम से तो नहीं है कोई रिसोर्स, तो वो कहाँ पे होगा, वो मेरे होगा CSS के अंदर में। ये CSS स्टाइल के अंदर में यहाँ पे भी सर्च करो बैनर के नाम से है क्या। देखो यहाँ पे बैनर है। इस बैनर इमेज का नाम हम क्या रखा था हमने वहाँ पे, लॉगिन। आपने चेंज कर दिया, है ना। लॉगिन फोल्डर कैसे ओपन हो जा रहा है? वो कंट्रोल स्पेस बार करोगे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जब भी आप इस पे राइट करते हो ना ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखो अभी 2 जगहों पे हमने चेंजेस कर दिए। सेव कर लो इसको, कंट्रोल S से सेव कर लो। वैसे आप इसको डिबग करते तो सेव कर देता है ये ऑटोमेटिकली, बट आप एक बार कर लो। यहाँ पे स्टाइल में जाके भी हमने सेव कर दिया, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब मैं इसको रन करा के देखना चाहूँगा कि क्या ये मेरा वही सेम आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब तो आना चाहिए। पहले ये बिल्कुल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि रिसोर्सेज उसके नहीं थे। दूसरा और भी हो सकता है इसकी जगह, कई जगहों पे और भी हो, तो वो मैंने चेक नहीं किया था। और फिलहाल मैं इसको रन करा के एक बार देखता हूँ। अगर कोई एरर आएगा, कुछ चीज़ें अगर उसके कॉम्पेटेबिलिटी पे नहीं होगी तो हम उसको कर लेंगे। तो नाउ द आउटपुट विल लाइक दिस, ओके। ये मेरा चेंज हो चुका है। देखो स्टाइल, देखो 2 अलग अलग स्टाइल को हमने एक साथ मर्ज कर दिया। तो थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको ना। 2 थीम अलग अलग, क्योंकि देखा होगा आपने डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का थीम अलग होता है, उसके CSS अलग होते हैं। एम्प्लॉय है उसके CSS अलग होते हैं, उसका स्टाइल अलग होता है। तो हम इस तरह से हम करके बना सकते हैं। सबका एक पर्टिकुलर नेम देके हमने कर लिया। अब जो ये मैंने पेज बनाया है वो तो बना तो लिया है, बट इसके अंदर में जो कंटेंट आपको जो दिख रहे हैं ये सारे HTML कंटेंट है। ये बटन है, ये सारी चीजें HTML है। इसको मुझे क्या करना है, ASPX में कन्वर्ट करना है ना। हमने पेज कन्वर्ट किया है, बट अभी हम लोगों ने पेज के ऑब्जेक्ट को नहीं किया था। पेज के ऑब्जेक्ट को करते हैं ना। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा जो पेज है, इंटायर पेज, ये पेज जो है वो आपके फॉर्म टैग के अंदर है कि नहीं है। ये फॉर्म टैग के अंदर नहीं है क्योंकि हमने HTML लिया था। तो सबसे पहले मुझे फॉर्म टैग के अंदर डालना पड़ेगा। और इसके बाद पहले मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टैग है लॉगिन वाला, जो ये फेसबुक और लॉगिन के लिए नहीं मुझे चाहिए, मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। लॉगिन विथ ईमेल आईडी, ये मुझे लॉगिन विथ ईमेल आईडी। अभी देखो फॉर्म टैग है यहाँ पे, बट ये फॉर्म टैग जो है वो क्या है, HTML है, पोस्ट मेथड के थ्रू बना हुआ है। तो ये फॉर्म टैग के अंदर मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ।
और यहाँ पे इस फॉर्म का मैं एक नाम देता हूँ, क्योंकि मुझे सर्वर साइड बनाना है ना, तो हम इसकी एक आईडी जनरेट करते हैं, इसकी आईडी देते हैं, आईडी इज इक्वल टू FRM लॉगिन। FRM लॉगिन मैंने इसका नाम दे दिया। एंड अब मुझे इसको बताना पड़ेगा, ये जो फॉर्म टैग है ना, पहले तो वो क्लाइंट साइड था, मतलब एक HTML स्टैटिक था, ये डायनामिक होने जा रहा है, तो इसको हमें यहाँ पे क्या लगाना की जरूरत है, रन एट इक्वल्स टू सर्वर। पहले वो स्टैटिक था, अब ये डायनामिक हो गया। तो डायनामिक के लिए, क्योंकि मुझे एक सर्वर साइड का पेज में अटैच करना है, इसको डायनामिक बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रन एट इक्वल टू सर्वर का टैग यहाँ पे अटैच कर देंगे। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म टैग यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है, नीचे आपका फॉर्म टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, देखो, राइट। लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं अभी वो सारे स्टैटिक है। सबसे पहला एलिमेंट है जो इनपुट टाइप, देखो ईमेल आईडी है, दूसरा एलिमेंट है इनपुट टाइप जो पासवर्ड है, और उसके बाद मेरे पास में कुछ यहाँ पे मार्क्स वगैरह के रखे हैं, इसके लिए हम लोग कुछ चेकबॉक्स वगैरह बाद में ले लेंगे, ये स्टैटिक है। और एक बटन है, ये भी स्टैटिक है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है एज अ डायनामिक। तो डायनामिक के लिए क्या करेंगे, इनपुट टाइप के नीचे यहाँ पे लिखेंगे ASP। आप चाहो तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी बना सकते हो, मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूं। जैसे ASP लिखा, ASP कोलन, क्या चाहिए आपको, टेक्स्ट बॉक्स, तो आपने लिखा टेक्स्ट बॉक्स। जब आप सर्वर साइड लिखते हो तो आपको आईडी देने की जरूरत पड़ती है, आपने आईडी लिखा इसका TXT ईमेल, ठीक है। रन एट इक्वल्स टू सर्वर, ये तो हो गया। बाकी आप चाहते हो प्लेस होल्डर लगाना तो प्लेस होल्डर लगाना, और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हो। यहाँ से हमने कट किया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और फाइनली मैंने इसको जैसे टैग को क्लोज किया तो इसका एंड टैग आ गया आपके पास, राइट। इसका एंड टैग आ गया। अब इसकी आपको जरूरत नहीं है, यू जस्ट कट इट फ्रॉम हियर। सेकंड है पासवर्ड के लिए तुम्हें चाहिए इस डिफ के अंदर में। अब तुम यहाँ पे टूल में चले गए, डायरेक्टली पासवर्ड के लिए यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके टेक्स्ट बॉक्स को डबल क्लिक कर दिया, ये तुम्हारा पासवर्ड के लिए एक और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी तुम्हारा लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो TXT कर लो, पीछे बता दो, पीछे चले जाना। तो यहाँ पे TXT पासवर्ड तुमने ले लिया, रन एट इक्वल्स टू सर्वर आ गया तुम्हारे पास में। यहाँ पे भी तुम्हें प्लेस होल्डर चाहिए, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर चाहिए, यहाँ पे गए, यहाँ पे तुमने कट किया, कट करने के बाद यहाँ पे तुमने पेस्ट कर दिया, अगेन तुमने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। चेकबॉक्स है तुम्हारे पास, पैराग्राफ, ये सब चीज रहने तो फिलहाल अभी रहने देते हैं। अब मुझे बटन को चेंज करने की जरूरत है, ये देखा बटन, बटन के लिए भी मैं यहाँ से जाता हूँ टूल बॉक्स में, यहाँ से जाके हमने बटन ले लिया, ठीक है, बटन ले लिया। बटन को जाके इसको अलाइन यहाँ पे कर दो, क्योंकि थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छा रहता है, देखने में कोड भी आपका अच्छा लगेगा। सबसे पहले बटन का टेक्स्ट चेंज करते हैं, यहाँ पे रखते हैं बटन PTN। टेक्स्ट बॉक्स था तो हमने प्रीफिक्सिंग क्या यूज करी थी, TXT टेक्स्ट बॉक्स के लिए। बटन है तो आप यहाँ पे BTN यूज करोगे, BTN लॉगिन, ठीक है। रन एट इक्वल्स टू सर्वर हो गया, और बटन का जो टेक्स्ट था वो आपने क्या कर दिया, लॉगिन, बटन का टेक्स्ट आपने लॉगिन कर दिया, राइट। उसके बाद आपने यहाँ पे देखो स्टाइल है, ये क्लास है स्टाइल का, इस स्टाइल के क्लास को भी कट करो और इसके अंदर पेस्ट कर दो। अगर कभी कभी क्या होता है कि जब आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हो तो टेक्स्ट बॉक्स के साथ भी कुछ स्टाइल गिवन होता है, कभी कभी देखना जब भी आप बनाओगे इस चीज को, तो कभी कभी होता है। जैसे इसके साथ नहीं था तो मैंने नहीं लिया, लेकिन कभी कभी टेक्स्ट बॉक्स के साथ में कोई क्लास का स्टाइल होगा तो आप उसके साथ में भी उसको आपको डालना जरूरी है, अगर आपको सेम स्टाइल चाहिए तो। अब मुझे इसको नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे बटन को डिलीट कर दिया, नीचे मैंने इसको अभी तक कुछ नहीं किया। फिलहाल मैं इसको रन करा के देखना चाहता हूँ कि जो मेरा आउटपुट था वो कैसा आ रहा है, क्योंकि डिजाइनिंग मैंने क्या था वो क्लाइंट साइड था, अब सर्वर साइड हो गया। देखो अब ये लेआउट में आ गया, इट्स ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जितना HTML टैग है सबके लिए मतलब इसका अपना टैग डिफाइन किया है जैसे, यस, ठीक है। तो ये मेरा सर्वर साइड ही है, तीनों चीजें हो गई हैं। नाउ वी कैन राइट हियर सम सर्वर साइड कोड। अगर मैं स्टैटिक सर्वर साइड कोड लिखना चाहता हूँ, एक पैनल में बना चाहता हूँ, एक मुझे चाहिए यार लॉगिन करने के बाद ना मेरा एक डैशबोर्ड टाइप का पेज खुले, डैशबोर्ड, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे उसमें होता है, एडमिन पैनल का डैशबोर्ड होता है उस शीट का, तो वो भी आप चाहो तो डैशबोर्ड को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया वो डैशबोर्ड को भी उसके साथ में अटैच कर सकते हैं आप लोग, लाइक दिस, कि अगर मैं यहाँ पे
डैशबोर्ड लिखता हूँ, डैशबोर्ड। तो देखो कुछ डैशबोर्ड टाइप के, एडमिन डैशबोर्ड टाइप के आपको थीम मिल जाएंगी यहाँ पे, like this. These are like theme like related to dashboard type, है ना। ये है, इसको एज अ एडमिन साइट से या लॉगिन यूजर की साइट से आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो इसके भी कुछ CSS आपको मिलेंगे और CSS को भी आप इसके साथ में अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने इसको ले लिया। फॉर 1200 रुपीज इफ यू वांट टू बाय दिस, इफ यू डोंट वांट टू बाय दिस यू कैन डाउनलोड एज अ फ्री। और फ्री के साथ आपको उसके साथ में जैसे आपको फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी, आपने फॉलो कर लिया। इसको भी आपने डाउनलोड कर लिया। अब उसको उसके थीम के साथ में आप इस डैशबोर्ड को भी अटैच कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को उस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे आप चाहते हो। ये स्टार्ट, इसमें कई सारे पेजेस हैं डैशबोर्ड के, बट इसमें एसेट के नाम से एक फोल्डर है। एसेट के अंदर में आपके पास फॉन्ट CSS है, और क्या मेरे पास में एसेट के नाम से फोल्डर है? वी डोंट हैव। तो हमारे लिए इजी रहेगा अगर हम डैशबोर्ड को हम इसके अंदर में अटैच करें, क्योंकि एसेट के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। और आप चाहो तो इस तरह के डैशबोर्ड को वहाँ पे इसलिए मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने बनाया है अभी, देखो ये डैशबोर्ड इस तरह का आ गया हमारे पास में। ये यूज़र के लिए यूज़ कर सकते हो आप, है ना। आप यूज़र के लिए यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यूज़ कर सकते हो। आपके यहाँ पे इमेजेस वगैरह उसके नाम वगैरह आ जाए, और सर्च क्राइटेरियाज हैं इसके अंदर में। ये सारे मेन्यूज़ के आइटम्स आपके हो सकते हैं, ये डैशबोर्ड हो सकता है आपका। तो इस तरह से जैसे ये बन रहा है, इस तरह का एज अ मैं डैशबोर्ड अगर बनाना चाहूँ इस तरह का, तो ये हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी डैशबोर्ड के लिए इसी के साथ में अगर डैशबोर्ड मैं अटैच करना चाहूँ और ये वाला पेज मैं डैशबोर्ड के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, सपोज कर लो, तो इसका नाम मैंने रख दिया डैशबोर्ड, ठीक है। इसका नाम मैंने डैशबोर्ड में चेंज कर दिया, और यहाँ से मैं सिर्फ ये वाला रिसोर्सेस डैशबोर्ड को और एसेट को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक। और इसको मैं यहाँ से अपने ऐप इस एप्लीकेशन के अंदर में रियल स्टेट जो ऐप था मेरा, वहाँ मैंने पेस्ट किया। अब देखो यहाँ मैं तीसरे पार्ट को अटैच करने जा रहा हूँ। फर्स्ट तो मेरा प्राइमरी तो था, वो तो था ही, जिसमें रियल स्टेट का मैंने बनाया था। दूसरा मैंने लॉगिन का थीम ऐड किया, उसके अंदर मैंने कुछ CSS की फाइल और एक इमेज थी बस उसमें कर दिया। अब तीसरा मैंने डैशबोर्ड के लिए अटैच किया। आप चाहो तो एक सेपरेट फोल्डर बना के इसको डाल सकते हो अलग अलग करके, बट मैंने अभी सब फिलहाल छोटे रिसोर्सेज थी मैंने डाल दिया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक एसेट नाम का एक फोल्डर आ गया, जिसके अंदर में सारी डैशबोर्ड की इंफॉर्मेशन चली गई, डैशबोर्ड वाली जो थी। अब जो डैशबोर्ड वाला पेज है, यहाँ पे आपका है ये वाला डैशबोर्ड है, ये HTML का पेज है। इसको मैं डायनामिकली इसको कन्वर्ट भी कर देता हूँ। इसको मैंने ऊपर वाले थीम को वो किया, इसको हटा दिया, यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C कॉपी किए। कॉपी करने के बाद प्रोजेक्ट मेन्यू में गए, यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे जाते हैं वेब फॉर्म, यहाँ पे जाते हैं डैशबोर्ड। अब जो डैशबोर्ड आप बनाने जा रहे हो, ये डैशबोर्ड किसका है? ये एडमिन का। तो डैशबोर्ड एडमिन कर देते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड एडमिन नहीं करते हैं, यूज़र का ही रहने देते हैं, डैशबोर्ड ही बनाते हैं सिर्फ, क्योंकि यहाँ एडमिन बनाने का मतलब कि एडमिन क्रिएट नहीं कर सकता ना, हम यहाँ पे क्रिएट का भी बना रहे हैं, तो यूज़र का ही नॉर्मली लेके चलते हैं। तो यहाँ पे वेब फॉर्म करके हमने ऐड कर दिया। अब देखो हमारे पास पेज आ गया। अब उसमें इंटायर को हम लोग यहाँ से HTML को यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये पूरा का पूरा आपका एक पेज आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यूज़र लॉगिन पे क्लिक करे, लॉगिन का अगर ऑथराइज हो जाता है, तो सीधा वो कहाँ चला जाए? डैशबोर्ड वाले पेज पे। डैशबोर्ड को एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। इसको मैंने रन कराया, देखो ये मेरा डैशबोर्ड आ गया ASPX फाइल फॉर्मेट में, इट्स फाइन। तो मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे अब हम लोग?
डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ भी कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो बताओ, डेटाबेस करा दूं मैं इसमें? यस सर। राइट, तो डेटाबेस में कराते हैं हम लोग, करते हैं इसमें। कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले हमें डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। मैं इसको सबको पहले क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं दूसरे पार्ट पे आता हूँ, एसक्यूएल सर्वर के जो बैकएंड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एसक्यूएल सर्वर, भी सीखना ज़रूरी है आप लोगों को। उसके स्ट्रक्चर, क्वेरी लैंग्वेज को जानना ज़रूरी है आपको। तो उसके लिए आपको पहले एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना होगा। एसक्यूएल सर्वर आप जाओगे, आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मेरे पास 2019 है एसक्यूएल सर्वर का, आपके पास अगर 17 है तभी भी चलेगा, 18 है फिर भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ रिसोर्सेज जैसे एसक्यूएल एक्सप्रेस भी चाहिए होता है, वो भी आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो मिल जाएगा आपको। एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लेवल पे भी आपको जाना होगा। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, किसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ? तो डेटाबेस इंजन को। और डेटाबेस इंजन में सर्वर का नेम क्या है? तो सर्वर का नेम मेरा ये है। बेसिकली ये मैंने जो मेरा सर्वर का नेम है वो मेरे क्लाउड पे है, तो मैंने उसका आईपी एड्रेस डाला था। जब एसक्यूएल सर्वर को आप इंस्टॉल करते हो ना, तो वहाँ पे 2 मोड दिखाता है, ऑथेंटिकेशन मोड में दिखाता है। एक तो दिखाता है कि एसक्यूएल सर्वर विंडोज ऑथेंटिकेशन और सर्वर ऑथेंटिकेशन। देखो आपके पास 2 ऑथेंटिकेशन है, ये विंडोज ऑथेंटिकेशन दिख रहा है और एक सर्वर ऑथेंटिकेशन है। सर्वर ऑथेंटिकेशन का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि whenever you click on the server authentication you have to put यूजर आईडी एंड पासवर्ड, 2 आपको देने जरूरी होते हैं। तो जब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप इंस्टॉल कर रहे हो अपने लोकल मशीन में आप अपने लिए, तो इसको आप विंडोज मोड पे ही रखो, बिकॉज कि एवरी टाइम यू नीड टू एंटर योर आईडी एंड पासवर्ड टू ऑथराइज योर सेल्फ, तो ये काफ़ी टाइम लगता है ना। तो इसके लिए जब आप इंस्टॉल करोगे तो जैसे मैंने भी इसको इंस्टॉल किया हुआ है इसे सर्वर को, तो मैंने विंडोज ऑथेंटिकेशन पे किया है। वंस आई डिप्लॉय इट ऑन अ सर्वर वी हैव टू कॉन्फ़िगर एज अ सर्वर ऑथेंटिकेशन। ऑन दैट टाइम आई हैव टू पुट माई लाइक, जो मेरा सर्वर होगा, जो क्लाउड पे होगा मेरा सर्वर पे जो मैं यूजर आईडी पासवर्ड मुझे एफटीपी का मिलेगा, मैं वो उसके थ्रू करूंगा ना। लेकिन अभी क्या है, अभी मुझे क्रिएट करना है, तो मुझे उससे जरूरी नहीं है कि मैं उसके अंदर में वो पार्ट को ऐड करूं, बिकॉज की बहुत लेंदी हो जाएगा। एवरी टाइम वी हैव टू डू एंटर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, तो ये बहुत हैक्टिक हो जाता है। तो ये ना करके जैसे मैंने किया हुआ है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे, कनेक्ट करते ही आपका देखना एसक्यूएल सर्वर ओपन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे जाओ न्यू क्वेरी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना है, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट सम टेबल्स। और टेबल को बनाने के लिए आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए कमांड है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। आप डेटाबेस का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने इसका नाम रियल स्टेट डीबी, ठीक है, रियल स्टेट डीबी के नाम से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने में उसको एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट कराने के लिए आप फंक्शन F5 यूज कर सकते हो अगर आपके लैपटॉप में फंक्शन के थ्रू वर्क होता है। अदरवाइज बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे लैपटॉप कंप्यूटर्स में आपका डायरेक्टली F5 से भी एग्जीक्यूट कर सकता है। दूसरा तरीका ये है, आप सेलेक्ट करें और यहाँ से एग्जीक्यूट का बटन है, आप इस पर क्लिक कर दें, नॉर्मली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। गॉट इट? नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट सम टेबल इनसाइड दिस database, so we have to reach inside the real state। अगर हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, अगर हम इस पैनल के अंदर नहीं आते हैं, तो how we can create some tables। अभी फिलहाल आप कहाँ पे हो? अभी आप मास्टर डेटाबेस के अंदर हो। देखो, नाउ वी आर इन अ मास्टर डेटाबेस। अगर मैं इस टाइम पे कोई टेबल क्रिएट करता हूं तो मैं किसके अंदर बनाऊंगा टेबल? मास्टर के अंदर। बट आई वांट टू क्रिएट माय टेबल इन रियल स्टेट, सो दैट यू हैव अ कमांड लाइक यूज करके आप चाहो तो रियल स्टेट को इस तरह से जो आपने बनाया है, आप रियल स्टेट को आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो। अदरवाइज यू हैव अ सेकंड ऑप्शन, यू हैव टू जस्ट गो देयर एंड सेलेक्ट द डेटाबेस नेम। नाउ आई एम इनसाइड द रियल स्टेट टेबल। एंड द सेकंड वन, इफ यू वांट टू लाइक जस्ट जाना चाहते हो, आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे इसके आप डेटाबेस का नाम देखो, उसको आप सेलेक्ट करो। अगर आप किसी के अंदर हो, सपोज करो मैं इसके अंदर हूँ इस फिलहाल, देखो मैं इसके अंदर हूँ, जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, देखो आप किसके अंदर आ जाओगे? रियल स्टेट टीवी के अंदर आ गया। तो 2 ऑप्शन आपके पास है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? क्रिएट करना है टेबल। हमने किया क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है? TBL लॉगिन मैंने इसका नाम दे दिया।
Now I want to create two columns inside this table. Firstly, email ID. I want to like assign the data type as a varchar, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर दोनों आ जाए इसके अंदर में. एंड इसका साइज मैंने 20 ले लिया. ईमेल आईडी के लिए 30 ले लेते हैं, राइट? 30 ले लेते हैं. एंड आई want to assign this column as a unique. For this you have to put primary key आप असाइन कर दो. दूसरा जो है पासवर्ड के लिए मैंने पासवर्ड लिख दिया यहाँ पे कॉलम का नाम. एंड अगेन मैंने पासवर्ड एंड varchar वेरिएबल एंड कैरेक्टर दोनों चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये 10 डिजिट के लिए हो जाए, तो 10 असाइन कर दिया और इसको मैंने फाइनली क्लोज कर दिया. अब ये मेरा दूसरा टेक टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया. इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ. जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है. इसका मतलब है कि आपका एक डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो चुका है. राइट. अब इसके लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ लाइक क्रिएट, अपडेट, डिलीट वगैरह कर सकते हो उसमें, लेकिन मुझे अभी फिलहाल नहीं कराना. प्राइमरी मेरा अभी है कि मैं इसको कनेक्ट करूँ और कनेक्ट करके मैं एक लाइक लॉगिन टाइप का कुछ ऑपरेशन करके देख लूँ, राइट? या मैं क्रिएट का ही देखना चाहूँ तो क्रिएट का भी कर सकता हूँ, है ना? फॉर दिस यहाँ से आप डेटाबेस का नाम आपके पास है ऑलरेडी. बहुत इजी तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कनेक्टिविटी का. ये मेरे पास है. यहाँ से आप क्या करो, सर्वर एक्सप्लोरर ओपन कर लो. अगर आपको ये सर्वर एक्सप्लोरर यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप व्यू में जाओ. व्यू में जाने के बाद आपके पास सर्वर एक्सप्लोरर ये मिल जाएगा. यहाँ से सर्वर एक्सप्लोरर, नॉट सोल्यूशन एक्सप्लोरर, इट्स सर्वर एक्सप्लोरर, है ना? SQL सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर वही है सर. सर्वर एक्सप्लोरर, यस. सर्वर एक्सप्लोरर आप यहाँ पे टिक कर लो. यहाँ से आप इसको फिक्स कर दो. फिक्स करने के बाद यहाँ पे देखो सर्वर दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नॉट कनेक्टेड आ रहा है. एक डेटाबेस यहाँ पे शो हो रहा है आपके पास. आप जाओ यहाँ पे राइट क्लिक करो, एंड राइट क्लिक करने के बाद ऐड कनेक्शन का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दो. Here you have to put your server name. सर्वर नेम आपका क्या है? सर्वर नेम कहाँ से मिला था? हमने लास्ट टाइम कहाँ देखा था? तो हमने इसको सर्वर में देखा था. हमने फाइल में जाते हैं और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो आपको ऊपर में सर्वर का नेम यहाँ दिखेगा. यहाँ से इसको कॉपी कर लो, राइट? क्लोज कर दो इस विंडो को. यहाँ पे जाओ और जाने के बाद इस सर्वर का नेम जो आपका यहाँ पे आ रहा है, इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, राइट? सर्वर के नाम पेस्ट करने के बाद ऑथेंटिकेशन ये पूछेगा. तो ऑथेंटिकेशन टाइप मेरा क्या था? विंडोज ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि मैंने एस्को सर्वर को जो डिप्लॉय किया हुआ है जो विंडोज पे किया हुआ है, मैंने सर्वर पे नहीं किया हुआ है. तो अगर आप यहाँ पे सर्वर अप्लाई करके चाहोगे तो नहीं हो पाएगा. आपका सर्वर भी उस लेवल का ऑथेंटिकेशन होना चाहिए जो आप लेवल पे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, राइट? तो यहाँ पे आपने जब इसको इंस्टॉल किया था तो आपने इंप्लीमेंटेशन डाली थी विंडोज ऑथेंटिकेशन, क्योंकि मैं अभी डेवलपमेंट कर रहा हूँ. जब मैं इसको फाइनली जब इसको सर्वर पर डालेंगे ना, तब हम इसके ऑथेंटिकेशन को चेंज करेंगे. मैं आपको बताऊंगा बाद में जब इसको डिप्लॉय करेंगे. फिलहाल अभी विंडोज ऑथेंटिकेशन लेते हैं. और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम को सेलेक्ट करना है. तो जैसे मैंने रियल लिखा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली रियल स्टेट आ गया यहाँ पे. अगर डेटाबेस में से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आ जाता है. यहाँ पे जाओ, जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस पे टेस्ट कनेक्शन पे. कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है. देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस ड्राइव स्कैन. चलो, तो ये यहाँ पे आप टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक किया, आपका सक्सीडर का ऑप्शन आ गया. यहाँ पे सक्सीडर होने के बाद आप ओके पे क्लिक करते हो. ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो दिखेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है. इस पे राइट क्लिक करो. राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाओ. तो देखो प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कनेक्शन स्ट्रिंग. ये पूरी की पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग है. यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करो, इसे कॉपी कर लो. ये कनेक्शन स्ट्रिंग है. इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में क्या गिवन है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, और इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा. ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये आपको चाहिए के लिए, उसके लिए कनेक्शन के लिए. नाउ आप इसको यहाँ से आप ऑटो बैक कर सकते हो. उसको यहाँ पे चले जाओ सर्वर एक्सप्लोरर पे. लास्ट क्लास में मैंने आपको वेब कन्फिग के बारे में बताया था. वेब कन्फिग जो फाइल होती है वह कैसी फाइल है जो कन्फिग्रेशन इंफॉर्मेशन को रखती है. अब यहाँ पे जो हमारा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है वो भी तो कन्फिग्रेशन है ना, काइंड ऑफ कन्फिग्रेशन है. तो इसको हम वेब कन्फिग्रेशन फाइल को ओपन कर लेते हैं. इस कन्फिग्रेशन फाइल में आपको सबसे नीचे जाना है, यानी कि जहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग देखो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है कन्फिग्रेशन का यहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसी के अंदर आना है आपको. और यहाँ पे एक
टैग आपको बनाना है कनेक्शन स्ट्रिंग का। इस तरह से आपको कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है। देखो आपको टाइप पूरा नहीं करना है, ओनली आप कनेक्शन लिखोगे ऑटोमेटिकली कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगा। कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, यहाँ पे जाके ऐड करना है, ऐड एक नेम डालना है, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, MySQL कौन, मैंने इसका नाम दे दिया। और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग में तुमने नाम तो दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू जो कनेक्शन स्ट्रिंग तुमने वहां पे कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर दोगे इस तरह से। अब देखो इस कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या क्या आया। सबसे पहले आया डेटा सोर्स। डेटा सोर्स मतलब सर्वर का नेम, जो मेरे एसक्यूएल सर्वर का नेम, जो मेरे तुम्हारे सिस्टम का नाम होगा, जो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे कंप्यूटर का नेम होगा, वो ऑटोमेटिकली वो ले लेता है और वो तुम्हारा सर्वर का नेम बन जाता है। उसके बाद है इनिशियल कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है डेटाबेस। इसकी जगह पे आप इसको काट के, इसको कट करके यहाँ पे डेटाबेस भी लिख सकते हो। तो डेटाबेस का नाम मेरा क्या है, रियल स्टेट अंडरस्कोर डीबी, जो हम लोगों ने अभी एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस में बनाया था, रियल स्टेट जो मैंने सिलेक्ट किया था, रियल स्टेट डीबी, तो उसका नाम भी आ गया। और उसके बाद क्या है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का मतलब होता है देयर इज नो यूजर आईडी पासवर्ड। मैंने आपको बोला था एसक्यूएल सर्वर में जाने के लिए दो ऑथेंटिकेशन है, एक तो विंडोज और एक दूसरा सर्वर। अगर आप सर्वर सेलेक्ट करते हो, सर्वर ऑथेंटिकेशन करते हो, तो यू हैव टू पुट आईडी एंड पासवर्ड। फॉर दिस यू हैव टू पुट हियर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, आपको डालना पड़ता है यहाँ। लेकिन अभी क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया, ऑथेंटिकेशन मोड जो होता है विंडोज ऑथेंटिकेशन रखा है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू। उसके बाद मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मैं किस नेम स्पेस के साथ में इसको काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है। प्रोवाइडर इज इक्वल टू सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। ये एक नेम स्पेस है जिसके थ्रू हम लोग इस कनेक्टिविटी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे पास कनेक्शंस बहुत सारे हैं और कनेक्शन को प्रोवाइडर भी बहुत सारे हैं। तो ये कनेक्शन प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर है मेरा, यस। एसक्यूएल क्लाइंट मैंने एसक्यूएल क्लाइंट यूज किया, तो एसक्यूएल क्लाइंट मेरा प्रोवाइडर है, जो कि मैं इस क्लास से इसको कॉल कर रहा हूँ। इस प्रोवाइडर का नाम है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, और इस पूरी लाइन को अगर हम बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेम स्पेस। नेम स्पेस मतलब होता है लॉजिकल ग्रुप रिलेटेड क्लासेस, यानी कि सिस्टम इज लॉजिकल ग्रुप विद डेटा एंड डेटा इज लॉजिकल ग्रुप विद एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये एसक्यूएल क्लाइंट जो है आपको ये मिलेगा, अगर मैं इसके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। तो ये जो है आपको ये पूरा का पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग बना के दे रहा है, और इसका नाम जो है हमने क्या रखा है, माइकॉन। यानी कि माइकॉन, जहाँ पे एसक्यूएल माइकॉन मैं कॉल करूंगा, एसक्यूएल कॉन कनेक्शन, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ पे कॉल हो जाएगी। अब मुझे कहाँ कॉल करना है, तो मुझे यहाँ पे कॉल करना है लॉगिन के पेज पे। इस लॉगिन के पेज पे मुझे कॉल करना है, तो लॉगिन के पेज पे कहाँ मैं कॉल करना चाहता हूँ, लॉगिन के क्लिक पे। तो मैं इसके कोड में चला जाता हूँ, लॉगिन पे डबल क्लिक करता हूँ। लॉगिन डबल क्लिक करते देखो उसका मेथड आ गया। इस मेथड का नाम है प्रोटेक्टेड वॉइड लॉगिन बटन क्लिक। ये एक मेथड है जो उस पेज की प्रॉपर्टी है। जो पेज हमने बनाया इसका नाम है लॉगिन डॉट, यानी पूरे क्लास का नाम क्या है, तो लॉगिन क्लास का नाम है लॉगिन, और ये ड्राइव क्लास है। इसका जो डिजाइन एट्रीब्यूट है वो कहां से आया है, ड्राइव होकर सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई डॉट पेज। पेज का एक इंस्टांस क्रिएट हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे पार्शियल लिखा हुआ है, पार्शियली ड्राइव्ड है ये पेज, राइट। और यहाँ जो पूरे एप्लीकेशन का नाम है वो क्या है, रियल स्टेट। रियल स्टेट क्या है, एक नेम स्पेस है। मैंने क्या बताया कि नेम स्पेस इज अ लॉजिकल ग्रुप रिलेटेड क्लासेस। अ लॉजिकल ग्रुप यानी कि लॉगिन पेज इज अ लॉजिकल क्लास ऑफ दिस प्रोजेक्ट, am I right now? And also the home page, the dashboard page, the index page, जो भी whatever we have created is the logical part, and a logical class of this application. जो एप्लीकेशन है इसने कई सारे को कॉल कर रखा है, तो इसको हम लोग नेम स्पेस बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम स्पेस। जैसे मैंने आपको बताया वेब कॉन्फ़िग में ये एक नेम स्पेस है, ये एक नेम स्पेस है, क्योंकि ये इसके अंदर से ये कॉल हो रहा है, तो ये नेम स्पेस है। देखो यहाँ पे जो मैंने कॉल किया था इसको डैशबोर्ड पेज पे, जब हम इसको पेज को कॉल करते हैं तो ये पेज के बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देता है ना। अब डैशबोर्ड पेज के बाद आपने जो ये लॉगिन पेज बनाया, लॉगिन पेज के अंदर में आपने ये सोर्स डेवलप किया, आपको बताता है कि ये जो पेज है ये कहाँ से ड्राइव हो के आया है, तो वो ड्राइव हुआ है इस पेज, इस नेम स्पेस के अंदर में, इस क्लास के अंदर। यानी कि क्या है, ये आपका मेन रूट है और उसके अंदर क्या है, लॉगिन एक क्लास है जहां वो इनहेरिटेड है, ठीक है।
तो अभी हम लोग क्या है, किस पे आ गए, लॉगिन वाले पेज पे आ गए। इस लॉगिन पे मुझे कनेक्शन की कोडिंग मैंने वहां पे कर रखी है, यहाँ मैं कॉल करूंगा। तो यहाँ कॉल करने के लिए मुझे यहाँ भी नेम स्पेस की जरूरत पड़ेगी, यूजिंग सिस्टम data.sql। ठीक है। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन भी कॉल करनी होगी और एसक्यूएल क्लाइंट भी कॉल करनी होगी। क्यों? क्योंकि आपने जो कनेक्शन की कोडिंग लिखी है वो वेब कॉन्फ़िग में लिखी है। ये कनेक्शन की कोडिंग मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकता था। इसकी कोडिंग को, जो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे, बट मैंने यहाँ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉमन रिसोर्स फाइल है इसको मुझे कई जगहों पे कॉल करने पड़ेंगे, तो वो पेज हैवी हो सकता है। तो डोंट राइट द कोड ऑन द सेम पेज, यू कैन राइट हेयर एंड यू कैन कॉल इट, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आने के बाद आपको कनेक्शन की कोडिंग इसी क्लास के अंदर लिखनी है। तो यहाँ पे आपको पहले एसक्यूएल कनेक्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर में कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बताता हूँ, देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एसक्यूएल क्लाइंट। एसक्यूएल क्लाइंट एक क्लास है जो किससे ड्राइव्ड है, सिस्टम के अंदर, डेटा के अंदर एसक्यूएल क्लाइंट से ड्राइव। इस क्लास के सब पार्ट हैं, सब क्लासेस हैं, जिसका नाम है एसक्यूएल कनेक्शन। आगे हम लोग देखेंगे एसक्यूएल कमांड, आगे हम लोग देखेंगे एसक्यूएल डाटा रीडर, एसक्यूएल डाटा अडेप्टर। तो दीज आर द सब क्लासेस दैट इज derived इनसाइड द एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये क्लास है, इसके अंदर ये सारी सब क्लासेस भी हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस रिसोर्सेज को कॉल करना है जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास में थी। इसमें मुझे इस टैग को कॉल करना है जिसका नाम है MySQLCon, और ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर है। तो मुझे कैसे कॉल करना है, तो मैं इसको, मुझे बताना पड़ेगा कि भैया ये जो है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में उसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो मुझे बताना होगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, डॉट उसके अंदर जो टैग है जिसको मैं कॉल करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैंने माईकॉन की डेफिनेशन लिखी है, उसका नाम क्या है, एस कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग, ये पूरा जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग ये वाला है। तो मुझे यहां पे बताना होगा दिस इज कनेक्शन स्ट्रिंग। अब मुझे बताना होगा जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने ये जो लिखा है उसका नाम मैंने क्या दिया है, माईकॉन। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ मुझे डबल कोट्स में मुझे बताना पड़ेगा दिस द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज MySQLCon, और मुझे बताना होगा कि जो MySQLCon है वो क्या है। तो वो एक कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये देखो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि वो एक कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ देना होगा उसके बाद डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द कोड। समझ में आई बात कि मैंने क्या लिखा और क्यों लिखा? तो ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में आ गया। तो अब क्या है कि आपको हर जगह सिर्फ इसी लाइन को लिखनी पड़ेगी जहां आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। तो ये आपका कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन के अंदर आ गया, और ये आपको प्राइवेटली आपने इसको यहाँ पे दे दिया, स्टोर कर दिया, क्योंकि मैंने इसके आगे कुछ भी नहीं लगाया है, कोई भी मैंने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल के नाम से। तो ये एज अ प्राइवेट है। अगर मैं इसके आगे, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा तो वी हैव टू पुट सम एक्सेस स्पेसिफायर्स लाइक पब्लिक, फ्रेंड, इंटरनल, कुछ भी दे सकते हैं। अब मुझे इस मेथड पे इस लॉगिन को भी कॉल करना है और मुझे चेक भी कराना है, डेटाबेस से चेक भी कराना है। ठीक है, ऐसे तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक क्वेरी लिया, स्ट्रिंग टाइप की क्वेरी मैंने ऑब्जेक्ट लिया, और यहाँ पे मैं कुछ क्वेरीज लिखना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या करना है, मुझे दोनों वैल्यूज को सेलेक्ट करना है। तो स्टार लिखना पड़ेगा फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, TBL लॉगिन। तो सेलेक्ट स्टार करेंगे तो हजारों, लाखों, करोड़ों डेटा है, सारा का सारा डेटा आ जाएगा। वैसे तो मेरे पास तो अभी नहीं है। अगर मैं फेसबुक और उसकी जीमेल की बात करूं तो वी हैव लॉट्स ऑफ लाइक रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। सो इफ यू लाइक स्टार करके सर्च करना, इट्स अ वेरी लाइक, अगर मैं सिर्फ यही लिखता हूं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो मुझे कुछ लगाना पड़ेगा ना। मुझे यहाँ पे एक वेयर का क्लाउज अगर मैं लगा देता हूँ, वेयर, पहला वाला जो कॉलम था वो क्या था, ईमेल इज इक्वल टू @ ईमेल, राइट।
ये जो है ये मेरे पास में पहले क्या था, अगर मैं इसी कोड को यहाँ पे लिखता हूं तो वो नहीं चलेगा, इस कोड को मैं लिखूंगा नहीं चलेगी। यहाँ पे अगर मुझे पैरामीटर्स डालना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी। वैल्यू तो मुझे नहीं पता क्योंकि वैल्यू तो मैं डायनेमिक होगा, और वैल्यू जो मेरा होगा वो तो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू पास होगा ना। तो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू पास होगा तो मैं इसको पैरामीटराइज ले सकता हूँ। तो जब भी पैरामीटर आपको असाइन करना होता है तो आप यहाँ यूज करोगे @email, कुछ भी नाम ले लो, @ के साथ कुछ भी नाम ले लो, वो ले लेगा, राइट। अब मुझे एसक्यूएल कमांड चाहिए, मैंने लिया एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसका एसक्यूएल कमांड के अंदर में न्यू एसक्यूएल कमांड ले लिया आपने, और उस कमांड के अंदर आपने क्या कर दिया, क्वेरी को पास कर दिया, क्वेरी के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कर दिया। क्वेरी मेरी कौन सी हो गई, ये वाली जो हमने यहाँ पे लिखी थी, ये क्वेरी मेरी यहाँ चली गई, और कौन है मेरा बताएगा। ये क्वेरी के अंदर में क्या आपको पता चल रहा है कि आपके डेटाबेस का नाम क्या है? नहीं ना। इस क्वेरी के अंदर क्या आपको ये पता चल रहा है कि डेटाबेस का नाम क्या है? वो कौन बताएगा? वो बताएगा मेरा कौन, कनेक्शन स्ट्रिंग। यस, वो आपको कौन बताएगा। इसीलिए आपको कौन को बताना पड़ेगा कि द क्वेरी इज एग्जीक्यूटिंग इनसाइड दिस कनेक्शन, जिसका नाम है, इसका सर्वर का नाम ये है। अब जो मेरा पैरामीटर्स जो यहाँ पे असाइन किया है, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा भाई पैरामीटर ये है ना। तो पैरामीटर ये है, तो मुझे यहाँ पे बताने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू। cmd के यानी कमांड के साथ जो पैरामीटर्स मैंने लिया उसकी वैल्यू के साथ मुझे अटैच करना है, और वैल्यू का नाम क्या है, जो मैंने पैरामीटर्स लिया उसका नाम मुझे दिखाना होगा @email इज अ नेम ऑफ पैरामीटर। एंड ये जो पैरामीटर है वो किस टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू पास हो रहा है? आपने जो वहां टेक्स्ट बॉक्स जो इंप्लीमेंट किया था, जो बनाया था, जो लॉगिन के लिए जो बनाया था, जहां पे आप चाह रहे हो कि आपकी ईमेल आईडी पास हो, उसका नाम क्या रखा था आपने? आपने उसका नाम रखा था txt email, txt email रखा था ना आपने नाम। तो यहाँ पे आपको क्या पास करना होगा? आपको पास करना होगा txt email डॉट टेक्स्ट, कि ईमेल का जो टेक्स्ट होगा उसके साथ आपने इस पैरामीटर को अटैच कर दिया। देखो पहले क्या था, पहले आपको डायरेक्टली वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए लिखना होता सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर में उस वैल्यू का नाम a@gmail.com। तो डायरेक्टली आप वैल्यू पास करते थे कहां पे? एसक्यूएल सर्वर में। एसक्यूएल सर्वर में आपको क्वेरी अगर मैं लिखने बोलूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एंड वेयर द आईडी इज, तो क्या करो, आपको एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए ना। लेकिन यहां तो आपको वैल्यू नहीं चाहिए, यहां तो आपकी वैल्यू किसके थ्रू पास हो रही है? टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू पास हो रही है ना। तो आपने क्या किया, पहले तो आपने यहाँ पे पैरामीटर असाइन कर दिया, और उस पैरामीटर को आपने क्या किया, पैरामीटर को आपने अटैच विद वैल्यू कर दिया। वैल्यू कौन सी है? ये टेक्स्ट बॉक्स ईमेल, और पैरामीटर का नाम क्या है? @email। ये पैरामीटर हो गया ना। अब चाहूं तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा तो वैल्यू पास हो जाएगा। वैल्यू तो स्टैटिक हो गया ना, फिर तो एक ही वैल्यू बार बार कॉल करेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो वैल्यू यूजर टेक्स्ट बॉक्स में डाले वही कॉल हो, तो मैंने उसको क्या कर दिया, उसके साथ उसको अटैच कर दिया। अटैच क्या कर दिया मैंने? ऐड विथ वैल्यू, उस पैरामीटर के साथ वैल्यू अटैच हो गई। यूजर जो डालेगा वो टेक्स्ट ईमेल में आएगा, और वो फिर हाँ। ये @email में से फिर वो कनेक्शन मतलब चला जाएगा, क्यूरी को मिल जाएगा। यस। नाउ आई वांट टू ओपन द कनेक्शन बिकॉज दिस टाइम आई वांट टू एग्जीक्यूट कमांड। मैं cmd को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं। अगर मैं cmd को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं तो एग्जीक्यूट कराने के लिए मैंने कमांड तो ले लिया है, अभी मुझे लॉगिन कराना है। तो लॉगिन का मतलब यहाँ पे सिलेक्ट की बात है। अब मुझे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो वो वैल्यू कहीं एग्जीक्यूट करके रिटर्न भी तो होगी, कहीं रिटर्न तो होगी। तो रिटर्न के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो मुझे एसक्यूएल डाटा रीडर लेना पड़ेगा दिस टाइम। तो मैं यहाँ पे लूंगा एसक्यूएल डेटा रीडर, डीआर के नाम से मैंने एग्जीक्यूट रीडर ले लिया। अब मैं चाहूं तो इसके साथ में देखो क्या है, कुछ एआई के कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके अंदर। देखो आप ऑटोमेटिकली आगे का लाइन अपने लिख के दे दिया, वो जानता है कि आपने ये लिखा है तो उसका ये मतलब होगा, और ये लिखोगे आप आगे, तो इसका मतलब उसने आगे लिख दिया कि cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ये कह रहा है कि जो कमांड आपने लिया उसको एग्जीक्यूट भी कराओगे, जो डीआर लिया है तो एग्जीक्यूट भी कराओगे, तो इसलिए उसने लिख दिया। तो इसको आप डबल टैप करो, यही चाहिए था मुझे, ले लिया मैंने। अब क्या होगा, ये जो कमांड होगा ना, एग्जीक्यूट करा दिया। ये cmd को जब एग्जीक्यूट कराया तो cmd के अंदर लिखा क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू दिस, द ईमेल आईडी दैट वी हैव पास्ड इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। इसी के अंदर लिखोगे आप, तो ये जाएगा यहाँ पे, और जाने के बाद ऑटोमेटिकली इसको कॉल करेगा, और इसके अंदर आ जाएगा डीआर के अंदर, यानी डेटा रीडर के अंदर मेरे पास सारी वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास एक वैल्यू तो होगी नहीं, एक वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि आपने वहां पे क्या लगाया है, आपने फिक्स पैरामीटर लगा दिया है, यानी कि जिसकी ईमेल आईडी यही हो उसी का ही दोनों कॉलम सेलेक्ट करो।
लेकिन समटाइम्स क्या होगा, आप ऐसा नहीं लेते हो, आप कहते हो नहीं मुझे सारे रिकॉर्ड चेक कराने हैं। मतलब इस केस में क्या होगा, जिसकी ईमेल आईडी सही है वही इसके पैनल के अंदर जाएगा, जिसका ईमेल आईडी गलत है वो उसको कुछ भी वैल्यूज आउटपुट नहीं दिखेगा इस केस में, क्योंकि ईमेल आईडी सही नहीं है तो फिर आगे पासवर्ड तक तो पहुंचेगा ही नहीं ना। तो हम ऐसा वैसा भी करके देख सकते हैं। तो मुझे क्या है, एक लूप लगाने की जरूरत है। इस लूप के अंदर मैंने वाइल लगा दिया है। वाइल क्या करेगा, लूप चलेगा, सारे जितने भी रिकॉर्ड होंगे, नहीं 10 रिकॉर्ड है तो 10 टाइम्स लूप चलेगा। और लूप के अंदर मुझे क्या कर दिया, डेटा रीडर को डाल दिया, यानी कि डेटा रीडर का रीड, यानी डेटा रीडर का रीड का मतलब होता है अगर टेबल में एक भी वैल्यू होगी तो ये इस वाइल लूप के अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। सपोज टेबल में एक भी वैल्यू इस लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर निकल जाएगा सीधा। अगर टेबल में एक भी वैल्यू है तो जाएगा, तो मुझे एक टेबल के अंदर में एक वैल्यू इंसर्ट करनी होगी। तो मैंने यहां लिखा इंसर्ट इनटू टीबीएल लॉगिन। वैल्यूज d@, एंड द पासवर्ड इज इक्वल टू, मैंने डाल दिया 111 4 टाइम्स 1, राइट। तो एक वैल्यू मैंने वैसे ही स्टोर करा दिया, फंक्शन F5 1 रो अफेक्टेड। तो मेरी वैल्यू इसके अंदर चली गई, तो मेरा ये वाला अब रॉन्ग नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं, मैंने आईडी तो चेक करा ली ऊपर, क्यों आईडी सही हो तभी नीचे आएगा। अब वो पासवर्ड चेक कराने के लिए अब मैं चाहता हूँ दोनों को इकट्ठे यहाँ पे चेक करूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा txt ईमेल का जो टेक्स्ट होगा, जो मैंने मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स, अगर इसका वैल्यू, अगर डेटा रीडर का कौन सा कॉलम, डेटा रीडर का वो फर्स्ट वाला कॉलम, तो फर्स्ट वाले के लिए हम 0 लिख सकते हैं, 0 इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अगर 0 इंडेक्स का अगर टू स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग लिखने का भी मतलब है एंड, दूसरा है txt पासवर्ड का टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल डेटा रीडर 1 डॉट टू स्ट्रिंग। इसका भी लिखने का एक मतलब होता है, अगर ये दोनों होते हैं तो क्या होगा। दोनों होने का मतलब क्या होगा और नहीं होने का मतलब क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। उसके बाद एल्स पार्ट आ गया, एल्स में मैं जो भी है लिखेंगे भी हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने कहा कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर डेटा रीडर का 0 का मतलब हो गया, मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाले की 0, और ये हो गया 1। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको कॉलम का नाम पता है नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली, मीटिंग में है सर अभी आप आ जाओ यहाँ पे बता दें। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो, उनको एड्रेस दे देना, आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्टली उस कॉलम का नाम लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये दोनों सही है तो सही होने के बाद मुझे क्या चाहिए, मैंने लिखा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, डैश बोर्ड डॉट ASPX, ठीक है। और एल्स में मुझे चाहिए कि एक मैसेज आ जाए, रिस्पॉन्स डॉट राइट स्क्रिप्ट अलर्ट नॉट वैलिड, और फाइनली हमने क्या किया, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, ठीक है। वी नीड टू ओपन द कनेक्शन बिफोर गोइंग टू द एग्जीक्यूट रीडर। तो मुझे यहाँ पे ओपन करने की जरूरत पड़ेगी, कनेक्शन को ओपन करने की जरूरत पड़ेगी। तो बिना कनेक्शन ओपन किए तुम यहाँ पे रीड नहीं कर सकते। एंड जैसे ये लूप खत्म हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कॉन को क्लोज कर देता हूँ, कॉन को क्लोज कर देता हूँ, और कॉन को क्लोज करने के बाद हमने फिर क्या किया, डेटा रीडर को भी क्लोज कर देंगे, ठीक। ये लूप के बाद आपको क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं अब यहाँ पे इस कोड को क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट। मैं चाहता हूँ एक एक लाइन आप देखो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से रन कराते हैं हम लोग। लॉगिन वाला पेज मेरा पहले था क्या, हमने डैशबोर्ड कराया था, हमने लॉगिन करा लेते हैं।
मैंने यहाँ लिखा लॉगिन। ये लॉगिन वाले पेज में आ गए हम लोग। अब यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी डालता हूँ पहले। ये ईमेल आईडी जीमेल है ना, gmail.com, और पासवर्ड मेरा था लाइक 111। मैं गलत डालता हूँ 123 है ना। अभी मैं इसको पासवर्ड के लिए मैं इसको चेंज कर देंगे बस का पासवर्ड टैग का, तो वो हो जाएगा। अब मैं लॉगिन पे जैसे क्लिक करता हूँ, देखो मेरे ब्रेक पॉइंट पे आ गया, सीधा मेरे कोड पे चला गया। इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आप यहाँ पे टिक करके एक एक लाइन एग्जीक्यूट करा सकते हो। यह फंक्शन F11। तो यहाँ पे जाएगा और जाने के बाद आपको आप एक एक लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हो। देखो चल रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे देखो एरर आ गया, कह रहा है इनवैलिड कॉलम नेम ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के नाम से कोई कॉलम नहीं है। मैंने यहाँ पे लिया था ईमेल आईडी, ईमेल के नाम से नहीं था, ईमेल आईडी था ना। तो वहाँ एरर जो होगा वो आपको इस तरह से शो करेगा। ये देखो यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया इसको। मैं स्टॉप करता हूँ, वापस से रन कराता हूँ। अब मैं इसको लॉगिन वाले पेज को सेटअप कर देते हैं हम लोग। login.asp एक सेटअप स्टार्ट पेज, इसको रन कराते हैं। a@gmail.com। पासवर्ड मैं चलो गलत सही डाल देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। देखो वाइल के अंदर गया, टेक्स्ट के अंदर गया, चेक किया, नहीं मिला, बाहर आ गया। बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया? क्योंकि उसको कोई प्रॉपर्टी थी जो उसको पासवर्ड नहीं नहीं मिली। मैच किया ना। पासवर्ड मेरा वो 123 था क्या, हाँ, तो इस वजह से वो एल्स आया। हाँ। एल्स में आने के बाद वो उसने क्या मैसेज दिखाया, इनवैलिड वाला। अलर्ट तो आना चाहिए था। आएगा। Hello? 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 आया, अच्छा, हाँ। ब्रेक पॉइंट लगाया था ना। तो अगर मैं आप सही डालता हूँ यहाँ पे 1111, लॉगिन पे क्लिक किया, मैं डायरेक्टली मैं एग्जीक्यूट करा देता हूँ। आ गया डैशबोर्ड पेज आपका। तो ये प्रॉपरली आपका एग्जीक्यूट कर गया है। इसको आप ब्रेक पॉइंट को यहाँ हटा लें। अगर आप चाहते हो आपका पासवर्ड आपका दिखे ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट मोड में पासवर्ड कर देना। टेक्स्ट मोड में ये पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट कर लोगे, तो ये आपका रन टाइम पे आप टेक्स्ट मोड में जो है ना पासवर्ड शो करेगा लाइक दिस डॉट डॉट की तरह से। तो देखो यहाँ पे मेरा ये हो गया लाइक a@gmail.com और यहाँ पासवर्ड में 1111 और यहाँ पे लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ। देखो मेरा डैशबोर्ड पेज पे आ गया। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग यहाँ क्रिएट भी करना सीखेंगे, कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के बाद फिर फाइनल जो भी पेजेस हमारे होंगे वो भी हम लोग डेवलपमेंट सीखे। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने एक ही थीम में कई सारे थीम को जोड़ना भी सीखा, कई CSS को अटैच करना भी सीखा इसके अंदर में। तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना, पहले इतना बना लेना। ठीक है, ओके।